आज हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे और रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कल तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे आपने वो देख लिए होंगे। हमने इन चारों टॉपिक से किए थे और हमारे कुछ क्वेश्चन बच गए थे। आज हम इन चारों से जो क्वेश्चन बचे थे वो करेंगे, उसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिके एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। बिल्कुल सही। वो बोलता है एक हमारे पास ना एक न्यूक्लियाई है। किसका है? यूरेनियम का न्यूक्लियाई है। ये टूटता है, डिके होता है। किसमें? दो में होता है। किसमें होता है? एक होता है थोरियम में होता है, प्लस एक होता है हीलियम में। अब देखो ये ना आप रियल लाइफ से समझो। कैसे? आप जा रहे हो स्कूटी में 70 की स्पीड से जा रहे हो, आप और आपके दोस्त, ठीक है? ये स्कूटी और आपका दोस्त जा रहे हो। तुम लोग कितने की स्पीड से तुम लोग ठुके, दोनों के दोनों ठुके। ये बताओ मेरे को, दोनों की पहले तो मोमेंटम क्या होगा? दोनों का सेम होगा। दोनों सेम मोमेंटम से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सेम आगे गिरेंगे। लेकिन कब गिरेंगे? जब दोनों का मास भी सेम होगा, ठीक है? जब दोनों का मास सेम होगा। लेकिन इन दोनों का मास सेम है क्या? मास सेम है? नहीं है मास सेम। इनकी मोमेंटम सेम होगा, मोमेंटम दोनों का सेम ही होगा, लेकिन फिर मास पे कर जाता है इनका फर्क। तो मास पे कैसे करें? देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन, उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा चलेंगे। ये बोलता है हीलियम का कम मोमेंटम होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों मोमेंटम तो सेम ही होगा ना। अब वो कौन ज्यादा दूर जाएगा वो किस पे करेगा? मास पे करेगा डिपेंड, लेकिन मोमेंटम सेम होगा। तो पहला वाला और दूसरा वाला ऑप्शन गए। तीसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी देखें, हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। मोमेंटम मैंने बोला सेम है, तो मोमेंटम सेम है मतलब मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम है। लेकिन जो हल्का होगा वो तो तेजी से जाएगा ना, ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा? चलो छोड़ो, हल्का तेजी जाएगा नहीं जाएगा। एम बताओ आप मेरे को, एम किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? अरे इसी का ज्यादा है, इसका ज्यादा है। जिसका एम ज्यादा, आप बोलोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। लेकिन एक मिनट, फिर आपको फिर से वेलोसिटी पे आना पड़ेगा। वेलोसिटी बताओ, जो ज्यादा भारी होगा वो ज्यादा तेजी से जाएगा कि कम तेजी से जाएगा? कम तेजी से जाएगा। कम तेजी से जाएगा ना। आपका शुक्र सा दोस्त तो ज्यादा दूर जाएगा ना यार, जाएगा ना। बस ये वाला इसीलिए क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी ज्यादा? इसकी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जो हीलियम न्यूक्लियस होता है उसकी क्या होगी? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। किसके मुकाबले? थोरियम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। समझ में आया? क्यों होगी? क्योंकि उसका मास क्या है? कम है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में ना हल्की सी करेक्शन करनी पड़ेगी। क्या है? ये जो है ना, ये दे रखा है ना आपको इक्वेशन 7 3 + 1 H1 हीलियम 4 2 + Q। ये दे रखी है आपको, ये दे रखा है। लेकिन ना इसमें ना ये जो है ना इसके आगे 2 है। क्यों? क्योंकि आंसर सही नहीं आ रहा। फिर आप देखो इसमें क्या बोल रहा हो, वो बोल रहा है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना इसकी, वो कितनी है? वो बोल रहा है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जो अगला वाला है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हाँ, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी में फर्क होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब हर एक न्यूक्लियन पे, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब पूरे उस पे, तो फर्क है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है। अब देखो फर्क कैसा आता है। आप सोच रहे होंगे ये पूरे लिथियम का है। नहीं, ये सिर्फ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का है। कितने प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है? टोटल 7 हैं। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी ना लिथियम की, वो कितनी आ जाएगी? 5.6 इंटू 5.6 इंटू 7, सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देंगे। तो जब आप इसको करोगे ना कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 39, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेम ऐसी चीज है, सेम ऐसी हीलियम के साथ कर दो, कितना आ जाएगा? 7.06 इंटू 4। और कितने हैं ये? कितने हीलियम एटम है? 2 हैं, तो इंटू 2 भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक हीलियम पे 4 न्यूक्लियन है, 2 हीलियम पे 8 न्यूक्लियन होंगे, तो कैसे आएगा? इंटू 2। अब इसको अगर हम करेंगे तो 4.56 इतना आ जाएगा, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतना आ गया आपका, बहुत बढ़िया, आपने इतना कर लिया, बहुत है। वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है आपसे कि आप क्यू पे आप एनर्जी बताओ। क्यू पे एनर्जी कैसे बताएंगे? जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी ना, माइनस अगर आप इसकी बाइंडिंग एनर्जी कर दोगे तब आ जाएगा ये। समझ में आया? -39.2। अब कैसे आएगा? 4
2.9 16 7 और ये 17। समझ में आ गया? ये कितना आ रहा है? बस इतना, फोर्थ वाला ऑप्शन। समझ में आ गया ना? अब आप बोलोगे यार ये हाइड्रोजन का क्यों नहीं लिया आपने, ये बताओ। अरे मेरे भाई, इसमें एक तो न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन है, ये क्या बाइंड करेगा? ये कर पाएगा क्या बाइंड? एक इस पे बेचारे पे प्रोटॉन है, आप उसको भी बाइंड करवाओगे, उतनी ही तो होगी उस पर एनर्जी, है ना? तो क्या इसमें डिफेक्ट आएगा? क्या कुछ आएगा? इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी हो पाएगी? नहीं होगी ना यार, इसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेचारे पास एक तो प्रोटॉन है, सिंगल पसली है जो, उससे आप क्या खून लोगे भाई? ये वही चीज़ है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये क्या है? ये बोल रहे हैं सर्टेन मास है हाइड्रोजन का जो चेंज हुआ है हीलियम में। हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन हुआ है, हाइड्रोजन से हीलियम में क्या हुआ है? कन्वर्जन हुआ है। तो किसके प्रोसेस है? फ्यूजन के। आप देखो फ्यूजन और फ्यूजन में कैसे करते हैं हम लोग? आई, सेकेंड वर्ड जो होता है आई होता है, आई मतलब इंक्रीज, मतलब एक से दो टूटेगा, ये ज़्यादा टूटेगा। इसका क्या है? फ्यूजन। यू, सेकेंड वर्ड यू है, यू मतलब यूनाइट होगा, मतलब दो या दो से ज़्यादा एक साथ जुड़ेंगे तब जाके बनेगा कुछ, तो इसमें यूनाइट हो रहा है, इसीलिए दो हाइड्रोजन एक हीलियम बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जो मास डिफेक्ट है इस फ्यूजन प्रोसेस में वो कितना दे रखा है? मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा एम कितना दे रखा है इसने दे रखा है 0.02866 AMU। ठीक है, इतना दे रखा है इसने, हाँ इतना दे रखा है। अब ये क्या बोलता है? बोलता है AMU। एनर्जी बताओ मेरे को, एनर्जी बताओ। अब आप ये कुछ दिखा, क्या लिख रखा है? AMU। यहाँ पे कुछ दिखा था, ये कुछ दिखा था AMU। वैसे उसने दे भी रखा है, उसने बोला 931 ले, लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो भाई 4 मार्क्स गए, तो 4 मार्क्स गए, इतनी सी चीज़ के 4 मार्क्स गए। ये वाला क्वेश्चन तो फ्री का ही है ना। आप बताओ, इसमें तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना। E दिख रहा, E इक्वल्स टू क्या करते हो? जहाँ पे AMU दिख रहा, ये ले भाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बस आपने बस 931 अगर पता होता ना, आप बोलते यार उस टाइम पढ़ लेता ना, अभी पढ़ लो ना, अभी है, अभी नहीं हुआ पेपर, समझ में आया? अभी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है? हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अब देखो ये वही चीज़ आ गई, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बताया था। बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ ऐसे करके जा रहा था, ऐसे करके जा रहा था, ऐसे करके, ये तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, ऐसे करके जा रहा था कुछ, तो क्या हो रहा था? ऐसे करके जा रहा था, तो पहले स्टार्टिंग में तो क्या हुआ? हल्का हल्का जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़े तो क्या हो रहा था? जैसे जैसे ए बढ़ा वैसे वैसे ऊपर बढ़ रहा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा था। फिर एक जगह पे आया, दूसरे ने बोला चल नीचे, उसके बाद जितना भी बढ़ा ना, फिर क्या होने लग गया? कम होने लग गया। फिर और जब बढ़ा तो पहले क्या हो रहा है? पहले ये बढ़ा, फिर क्या हुआ? कम हुआ। तो देखें कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? इंक्रीज कंटिन्यूसली विद मास नंबर, गलत। डिक्रीज, गलत। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, गलत। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम सही। समझ में आ गया? ये सब आपका हो गया। अब हमने कर लिया 2013 के क्वेश्चन, काफ़ी है, क्योंकि 2013 हम लोग कम से कम 6-7 साल का ट्रेंड देख रहे हैं, तो इतने आ रहा है। अब आप बोलोगे जब इनमें नहीं आया फिर किस में आया? फिर अगले वाले के, और किस में? रेडियो एक्टिविटी में। आप खुद देख सकते हो। अब हम लोग रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप पहले मेरे को बताओ रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? चलो मैं बता देता हूँ क्या होती है। कोई भी हमारा ना, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब भी इसका डीके होता है, मतलब ये टूटना शुरू होता है, तो ये 3 पार्टिकल में वो होता है, 3 पार्टिकल में टूटता है। हम लोग कैसे पता करेंगे कौन कौन सा है, कौन सा वाला है? ये प्लस प्लेट है, यहाँ पे माइनस प्लेट है, ठीक है। अगर इसमें से जो पहली रे निकली वो किधर को चलेगी? इधर को चलेगी। किधर को चलेगी? है ये थोड़ा कम जाएगी, क्यों? ये इधर को चलेगी है। ये कौन सी रे होगी? ये आपकी अल्फा रे होगी। क्यों? क्योंकि अल्फा रे क्या होती है? थोड़ा भारी होती है। अल्फा रे पता ही होगा मेरे हिसाब से, हीलियम के कंपैरिजन में होती है, मतलब इसका जो मास होता है वो 2 होता है। समझ में आ गया? इसलिए हीलियम के कंपैरेबल होती है और ये थोड़ा भारी होती है। बाकी अगर बीटा की बात करूं, बीटा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से कंपैरेबल होती है। समझ में आ गया? किससे? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के कंपैरेबल होती है। ये नेगेटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव पे गई है। और जो ये होती है, ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव पे गई है। तीसरी कौन सी निकलती है? तीसरी निकलती है गामा रे। कौन सी? गामा रे। गामा रे पे ना सिर्फ ये ना एक एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
इसीलिए ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है, इससे कुछ नहीं निकलता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। समझ में आ गया। तो हम लोग अगर देखें ना, ये कभी भी ना जब अल्फा रे निकलती है ना, उसके सीधे बाद ना बीटा रे नहीं निकल जाती, उसके बाद ना गामा रे निकलती है। क्यों? क्योंकि जब ना अल्फा रे निकलती है ना, तो क्या होता है, हमारा जो ये होता है ना एटम, ये जो इसका न्यूक्लियस होता है, ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो गया तो अब इसको स्टेबल करने के लिए कुछ एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, तो ये क्या करता है, गामा रे छोड़ता है। गामा क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिर उसके बाद ये बीटा रे छोड़ेगा, फिर से क्या छोड़ेगा, गामा रे। क्यों? क्योंकि बीटा रे छोड़ने के बाद फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। अब अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें ना, कभी भी आप कोई बोलेगा कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बताओ, मतलब कितना ये छेद सकता है, कितना ये छेद सकता है, छेदने की पावर, तो ये कितना होता है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है इसकी, गामा रे की। क्यों? क्योंकि गामा रे सबसे हल्का है यार, सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कोई मास नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको मैं छोटा सा एक पत्थर दूं, इतना सा दूं, आपको बोलूं किसी के मार, तो आप सबसे तेज मारोगे उसको, मतलब सबसे, या फिर आपको बोलता हूं दूर फेंक, सबसे दूर फेंकोगे। तो वही चीज है, ये सबसे हल्का है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसकी क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर। अगला क्या है, बीटा। बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इसलिए अगला क्या है, ये बीटा का। समझ में? उसके बाद क्या, गामा। गामा थोड़ा, ये सॉरी अल्फा, उसके बाद अल्फा होगी। तो ये क्या होती है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, छोड़ो, ये लिखा खुद समझ जाना, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर। अब आप बोलोगे ये टूट रहा है, तो आप अभी तो रेडियो एक्टिविटी हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है, ये टूट रहा है, इसका मतलब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इसके न्यूक्लियस छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब टूट रहा है। किसके साथ टूट रहा है, टाइम के साथ टूट रहा है। तो कभी भी जो चीज टाइम के साथ टूटती है, ऐसे करके लिखते हैं उसको dN/dt, है ना। अब dN/dt कितना टूटेगा, वो किस पे करेगा डिपेंड, कि ये कितना है ना। dN मतलब क्या है, न्यूक्लियाई, मतलब कितने इसमें अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर माल बचा है, वही चीज, कितना अंदर माल बचा है। जितना अंदर माल बचा होगा उतना ही तो टूटेगा। अरे उतना ही टूटेगा, जैसे सुल्फा फूकते हो, जितना अंदर माल होता है उतना ही तो अंदर जाता है, वही चीज है इसमें भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज, अब ये टूट रहा है ना, टूट रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। अब जब भी हम ना नेगेटिव साइन लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा अल्फा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। डीके मतलब टूटने वाला कांस्टेंट, समझ में आया, टूटने के लिए जो कांस्टेंट यहाँ पे लगा रहे हैं ना, वो चीज। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर ये बताता है कि ना जो आपकी रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस होगी ना, वो तेजी से होगी कि धीरे से होगी, मतलब बहुत तेजी से होगी या धीरे से होगी, तो वो इसी से हमको पता लगता है। समझ में आया, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है ये dN/dt है, तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये छोटा सा है, हमको पूरा निकालना है, तो पूरे से क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। ये इधर जाएगा और n नीचे आ जाएगा, dN/dt, dN/n इक्वल्स टू अल्फा dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग, ये कहाँ से होगा, n मतलब कहाँ से होगा, ये होगा n0, मतलब जो इनिशियल होगी, सबसे स्टार्टिंग में तो न्यूक्लियस पूरा होगा ना, ये n0 वही है। कहाँ तक होगा, जहाँ तक टूटा होगा, n तक। अब ये चीज होगी तो log n, ये पता है ना, 1/n dn क्या होता है, log n होता है। तो बस ये n और ये n0, अल्फा तो बाहर आ जाएगा, ये होगा 0 से t, तो ये कितना हो जाएगा t, और ये t से 0। तो अगर हम इसको करेंगे ना, n ये आएगा माइनस log n0 इक्वल्स टू ये t आ जाएगा। तो अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो इतना आ जाएगा, माइनस को अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, ये माइनस का है प्लस का। अब हमको पता है log a माइनस log b, तो क्या होता है log a/b, तो क्या होता है n0/n हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखो, एक तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, समझ में आया। पहला फॉर्मूला क्या आ गया, क्या है, log n/n0/n0, ये ठीक है। अब हमको एक चीज और पता है, क्या पता है, अगर मैं log को इधर शिफ्ट करता हूं, क्या बन जाता है, e बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, n0/n इक्वल्स टू e लैम्डा t, ये आ गया, समझ में आ गया। ये आ गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब और क्या फॉर्मूला बन सकता है इससे, अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस होगा ना, वो आधा टूट चुका होगा, आधा भी तो टूट सकता है। जैसे कोई भी ऐसा न्यूक्लियस था, ये एग्जैक्टली हाफ इसका क्या हो गया, हाफ टूट गया, बचा सिर्फ हाफ है। तो उस टाइम पे हम जो टाइम बोलते हैं,
ये जो टाइम है ना इसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। अब देखो थोड़ा ये निकाले, लॉग एन, एन नॉट है अपॉन जो एन है, एन कितना है? एग्जैक्टली हाफ बचा है, मतलब कितना है? एन बाय टू। कितना है? एन बाय टू इक्वल्स टू, ये लैम्डा तो लैम्डा ही रहेगा, और टी क्या हो जाएगा? टी हाफ से कर लेते हैं इसको डिनोट, क्योंकि ये हाफ लाइफ है ना। किससे कर लेते हैं? टी हाफ से। अब ये कि देखो एन नॉट से एन नॉट कट गया, लॉग टू अपॉन ये टी हाफ लाइफ, क्या आ गया? लॉग टू की एक वैल्यू होती है, क्या होती है वैल्यू? जरा मेरे को बताना क्या होती है? इसकी होती है 0.301। लेकिन देखो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो लॉग है ना ये ई वाला है। कौन सा है ये है ई वाला, ई वाला है। लेकिन हमको तो क्या चाहिए? हमको लॉग बेस में 10 चाहिए। बेस में जब आपको 10 चाहिए वो होता है 0.3010। तो यहां पर उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? 2.303, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.3010। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एक फिक्स आंसर आता है इतना। तो ये आपने याद कर लेना है, ये आपका आ गया अगला फॉर्मूला। अगर कभी आपको लैम्डा दिया हो और पूछा हाफ लाइफ क्या है, आप यहां से निकाल सकते हो। तो अगला फॉर्मूला ये हो गया 0.693 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू हाफ लाइफ। अब देखो ये जो है ना ये आपका पावर में नहीं है, ये कहां पे? सिंपल ऐसी नॉर्मल है, log 10 b, log 10 2। समझ में आ गया? अब ये आ गया आपका। आपको ने अब देखो एक और चीज ना आप ध्यान में रख लो, ये वाला जो फॉर्मूला आपका, ये वाला, ये जो ई लैम्डा हुआ, अगर कभी ना आपसे कभी आपको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दे दिया, कभी आपको क्या दे दिया? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दे दिया, और आपको इनिशियल नंबर ऑफ वो पूछ लिया, एन पूछ लिया, और लैम्डा भी दे दिया। कभी आपको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दे दिया है और लैम्डा आपको दे दिया है, बोला है इनिशियली बताओ क्या थे नंबर ऑफ ये, तो इस फॉर्मूले से आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो। इसको दो वे में लिखो एक्चुअली। आप कैसे कैसे लिखो अब वो देखो। आप रुक जाओ, यहाँ पे पहले मैंने एक और वो कराऊंगा, तो इसको आप लिखो 5 में। इसको एक तो ऐसे करके लिखो लैम्डा एन। अब देखो आप बोलोगे मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। देखो जब आप एन निकालोगे ना यहाँ पर से, क्या निकालोगे? एन निकालोगे यहाँ पर से, तो कभी ये बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स होंगे वो कभी नेगेटिव में आएंगे? नंबर होंगे, वो तो सिंपल एक नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 600 1000 10 करोड़ 5 करोड़ इतने ही होंगे। कभी नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिया है यार। तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या ले लो आप? इसको आप आर ले लो, वो सीधा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दे देगा, ये सीधा आर दे देगा। तो आर इक्वल्स टू लैम्डा एन। कभी अगर एन पूछ लिया तो इसे नीचे डालना, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। इतना आगे समझ बस। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो समझो। कभी आपको हाफ लाइफ पूछ ले, तो हाफ लाइफ पूछ ले तो एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू 1/2 की पावर एन। कभी आपको क्या दिया हो? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस या एटम्स दिया हो, और क्या दिया हो कि फाइनल, मतलब जिस टाइम पे वो पूछ रहा है ये दिया हो। तो यहां पर से आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे 1/2 पावर से। सपोज करो इसके आगे 1 और ये 8 आ गया, तो कितना आ गया? 3 आ गया इसका। सपोज करो ये 1/8 आ गया, तो इसका मतलब 2 से करेंगे अगर कंपेयर तो ये 3 आ जाएगा। तो ऐसे करके एन की वैल्यू क्या इतनी आ गई? 3 आ गई है, ऐसे करके तो ये आ गया। अब आप बोलोगे तो इससे फायदा क्या है? जो एन है ना, अगर आपके पास एन की वैल्यू आ गई, आपके पास अगर एन की वैल्यू आ गई तो एन का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है ये। अब ये क्या है फॉर्मूला? ये ना एक्चुअली आपका ये वाला टी क्या है? ये आपका हाफ लाइफ है। ये क्या है? हाफ लाइफ है। और जो ये वाला टी है ये क्या आपका? एनी टाइम, किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो। फिर आपको हाफ लाइफ पता है, एन पता है, आप किसी भी टाइम पे क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो आप कि उस टाइम पे क्या होगा। समझ में आ गया? अब ये क्या है? एन क्या है? आप पूछोगे एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ये क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। समझ में आ गया? तो ये वाला फॉर्मूला लिखाना चाह रहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो ये 2 फॉर्मूले और लिखने हैं। ये वाले फॉर्मूले तो हमेशा क्या चलेंगे? साथ में ही चलेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे? साथ में ही चलेंगे। ये वाला टी अपॉन टी की पावर 1/2, या ऐसे लिख लो या फिर आप टी लिख लो, बात सेम है। समझ में आया? इसको एक काम करो, आप सिंपल टी लिख लो, टी में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये चलो हाफ लाइफ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो
तो ये सारे के सारे हमने फॉर्मूले क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं। अब कभी आपसे अभी तक तो एक फॉर्मूला नहीं पूछा है, कौन सा, एवरेज लाइफ निकालने का नहीं पूछा है। एवरेज लाइफ बहुत सिंपल होता है। क्या होता है एवरेज लाइफ, टाउ इक्वल्स टू 1/λ। तो टाउ इक्वल्स टू 1/λ किसका है, एवरेज लाइफ का। किसका है, एवरेज लाइफ। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछने के चांसेस हैं। अब देखो आपको कुछ और चीजें मैं बता देता हूं। जब भी ना कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें ना कुछ चीजें कंजर्व रहती है, कुछ चीजें कांस्टेंट रहती हैं। क्या क्या कांस्टेंट रहता है, एक तो आपका एटॉमिक नंबर, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर का वो सेम रहता है, वो एटॉमिक मास था, और एटॉमिक नंबर कि मतलब रिएक्टेंट के सारे एटॉमिक नंबर को प्लस करो और प्रोडक्ट के सारे एटॉमिक नंबर को प्लस करो, आपके वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। बाकी लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, और एनर्जी आपकी क्या रहती है, वो भी कंजर्व रहती है। तो आपको पूछ सकता है आपसे कि क्या चीज़ें कंजर्व रहती है, क्या नहीं रहती है। बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सी नहीं रहती है, ये 3 दे देगा और कुछ और दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या रहती हैं। और एक और चीज़ भी पूछ लेता है कभी कभी, ये तो पूछा तो है नहीं है, फिर भी देख लो, ये तो आपको पता भी होगी कि क्यू वैल्यू या फिर एनर्जी क्या होगी न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो रिएक्टेंट की माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये वही है, मास डिफेक्ट वाला था ना, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट और c², ये वही है। बस समझ में आ गया, बस आपने इतना पढ़ लिया था। अब इसके बाद आपने कितना क्वेश्चन सारे के सारे, एक भी बाहर का फॉर्मूला नहीं करूंगा यूज, सारे कर लोगे, आप ही कर लोगे। अभी तक आप देखोगे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, कम से कम बता रहा हूँ, इतने तो आपके मैंने कंफर्म करा दिए। कितने में से, 45 में से। तो यार अगर आप 6 वीडियो देख के आपके 6 से 7 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, कहाँ मिलेगा इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नहीं मिलेगी ना। आपके करो सारे वीडियोस को देखो ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके और आप लोग नीट की क्लियरेंस आपकी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।